गुड मॉर्निंग दोस्तों, नीरज सक्सेना एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे संघीय शासन व्यवस्था, जिसमें भारतीय संविधान को लेकर आज इस पे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले भारतीय संविधान को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि संविधान किसको कहते हैं। संविधान को सबसे पहले हम व्याख्या करते हैं, तो सबसे पहले संविधान है क्या, इस चीज के बारे में जानते हैं कि संविधान है क्या। संविधान नाम किसका है? संविधान जो है किसी भी देश के एक ऐसी कानूनी पुस्तक, एक ऐसी विधि पुस्तक, एक ऐसा जिसके अंतर्गत उस देश के संचालन के तहत, संचालन के लिए सभी प्रकार की नियम, कानून, व्यवस्थाओं का जब वर्णन किया गया होता है, तो उस किताब को कहा जाता है उस देश की संविधान। संविधान की सबसे पहली जो व्याख्या थी वह लिखित संविधान के भी बारे में बात किया जाए। लिखित संविधान जो लिखा हुआ संविधान जो है, किताब बनाया हुआ संविधान है, उसके बारे में यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले अमेरिका, जिसको नई दुनिया के नाम से जानते हैं, और वह सबसे ताकतवर जो देश कहलाता है अमेरिका, जिसके फिलहाल यदि अमेरिका की बात करते हैं तो फिलहाल अभी उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। तो जो अमेरिका जो है वहां पर सबसे पहले लिखित संविधान की शुरुआत हुई थी, और पूरे देश में दो प्रकार की संविधान व्यवस्थित है। एक जो है लिखित संविधान है, दूसरा जो है मौखिक संविधान है। एक जो है लिखित और दूसरा जो है मौखिक। पहला जो है लिखित और दूसरा जो है वह मौखिक। ये दो प्रकार की संविधान है। संविधान दो प्रकार की, लिखित और मौखिक। लिखित संविधान जो कि लिखा हुआ होता है, और मौखिक संविधान जो कि बोला हुआ होता है, क्योंकि उसमें लोग बोलकर अपने नियमों को पालन करते हैं। तो मौखिक जो संविधान है वह आपकी ब्रिटेन, जिसको हम इंग्लैंड कहते हैं, ब्रिटेन या जिसको इंग्लैंड कहते हैं या अंग्रेज कहते हैं, तो ब्रिटेन में। और सबसे पहले लिखित संविधान जो है वह अमेरिका में आया। अमेरिका में आया। अब अमेरिका जो है सबसे पहला लिखित संविधान, प्रथम बार लिखा हुआ संविधान का प्रयोग करने वाला जो था अमेरिका था। अमेरिका जो था प्रथम बार प्रयोग किया। अब इसके बाद जानते हैं कि हमारी जो भारतीय संविधान है इसके क्या इतिहास है। हमारा जो भारतीय संविधान है यह लगभग जो है वह 168 देशों का अध्ययन किया हुआ है। मैंने कहने का मतलब जो है कि हमारा जो भारतीय संविधान है वह पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यदि बात किया जाए तो विश्व की सबसे बड़े लिखित संविधान भारत का। किसका है? भारत का है। विश्व की सबसे बड़ी जो लिखित संविधान है वह हमारा भारत, हमारा देश का है, जिसमें हमारे भारत देश में जो है वह तमाम देशों की जो महत्वपूर्ण जो तथ्य थे उन सभी को उन देशों के संविधान से निकाल कर और हमारे इस भारतीय संविधान में वर्णित किया गया है। इसीलिए हमारा भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान तथा विश्व का सबसे ज्यादा मान्यवर और सबसे ज्यादा प्रमाणिक संविधान के रूप में इसको मान्यता दिया गया है। आज उसी संविधान के बारे में, उसी धर्म के बारे में, उसी संविधान के बारे में हम जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले कि भारतीय संविधान जो है, तो संविधान में मुख्य रूप से कोई भी संविधान हो उसमें तीन प्रकार की व्याख्या की जाती है। पहली व्याख्या की जाती है कि राष्ट्र या राज्य, राष्ट्र या राज्य, दूसरी सरकार, और तीसरा व्यक्ति। पूरे यदि संविधान को यदि गहराई से अध्ययन किया जाए तो आप देखेंगे कि पूरा संविधान में तीन चीजों के बारे में ही बात की जाती है। पहला जो है वह आपका राज्य या राष्ट्र के बारे में बात की गई होगी, दूसरा जो है सरकार के बारे में बात की गई होगी, और तीसरा जो है वह व्यक्ति के बारे में बात किया गया। अब बात आती है कि राष्ट्र या राज्य क्या होगा, राष्ट्र या राज्य के लिए क्या जरूरत है। तो राष्ट्र या राज्य के लिए जरूरत है सबसे पहले कि किसी भी भूभाग को हम राष्ट्र राज्य तभी कर सकते हैं जबकि उसका भूभाग का निश्चित उसका सीमा होगा। मैंने कहने का मतलब उसके एक निश्चित लाइनें होंगी, उसके एक निश्चित रेखाएं होंगी, अपनी सीमा होगी। दूसरी, उसमें कुछ ना कुछ जनसंख्या होनी चाहिए। जब उसमें कोई ना कोई मानव जाति की जनसंख्या जब तक निवास नहीं करेगी तब तक उसको हम राष्ट्र नहीं कह सकते। और तीसरी चीज, उसमें सरकार होनी चाहिए।
चाहिए। और चौथा जो है उसको हम संप्रभुत्व कहते हैं। संप्रभुत्व का मतलब होता है, सम का मतलब होता है बराबर और प्रभुत्व का मतलब होता है सभी का अधिकार होना चाहिए बराबर से, तो हम उसको कहते हैं संप्रभुत्व। तो हमारे पास जो है भारत जो है 1947 के पहले की बात यदि हम करते हैं, 1947 के पहले 1947 के पहले भारत जो था वह एक राष्ट्र नहीं था और ना ही एक राज्य था, बल्कि यह एक उपनिवेश था। क्या था? उपनिवेश। उपनिवेश। अब एक नया शब्द आता है, उपनिवेश क्या होता है? भारत जो था 1947 के पहले 1947 के पहले भारत एक उपनिवेश था। उपनिवेश क्या होता है तो जानेंगे कि उपनिवेश, उप का मतलब होता है किसी दूसरे, जैसे उपनाम एक व्यक्ति का और दूसरा नाम होना चाहिए, तो उसी प्रकार से उपनिवेश। तो उपनिवेश का मतलब होता है कि जब कोई भूभाग पर कोई बड़े या शक्तिशाली देशों का जब आधिपत्य होता है, जब किसी भूभाग पर कोई शक्तिशाली या ताकतवर देश का जब उस पर स्वामित्व होता है, प्रभुत्व होता है, तो वह जो देश होता है उस देश का उपनिवेश कहलाता है। जैसे बात करते हैं तो भारत जो है वह 200 वर्षों तक, भारत जो है वह 200 वर्षों तक इंग्लैंड का उपनिवेश रहा। 200 वर्षों तक जो है, 200 वर्षों तक भारत इंग्लैंड का उपनिवेश रहा। अर्थात कहने का मतलब कि हमारे भारत पर अंग्रेजी शासन व्यवस्था कायम थी। तो इसलिए कह सकते हैं कि 1847 के पहले भारत एक राष्ट्र नहीं, एक राज्य नहीं, बल्कि क्या थी? एक उपनिवेश थी। लेकिन जब भारत 1947 में जब इसकी स्वतंत्रता प्राप्त होती है, जब इसके पास संप्रभुत्व आता है, तब भारत एक राष्ट्र और एक राज्य के रूप में पूरे देश के सामने निखर कर आता है। इसी के बारे में अब चलते हैं सरकार होती क्या है? सरकार में होता क्या है कि कोई सरकार में बहुत सारी चीजें होती है, बहुत प्रकार की सरकारें होती है। राजतंत्रात्मक सरकार होती है, लोकतांत्रिक सरकारें होती है, संघीय शासन व्यवस्था की सरकारें होती है, सरकार होती है, मैंने बहुत सारे निरंकुश सरकार, राजतंत्र की सरकार, इस प्रकार से बहुत सारी व्यवस्थाएं होती है। तो सरकार की बात करते हैं तो हमारा जो भारतीय संविधान में है वो दो प्रकार की, मुख्य रूप से दो प्रकार की सरकारों का वर्णन किया गया है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। इसका केंद्र सरकार और राज्य के बारे में ये दो प्रकार की बातें करती है। और व्यक्ति के बारे में भी बात करते हैं तो हमारे संविधान में व्यक्तियों के बारे में वर्णन किया गया है। तो व्यक्तियों को मुख्य रूप से हमारे संविधान में दो प्रकार के प्रमुख प्रावधान है, जिसका एक पहला है मौलिक अधिकार और दूसरा जो है वो मौलिक कर्तव्य। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य का मतलब क्या होता है? मौलिक कहने का मतलब कि सभी लोगों को समान रूपों से यह अधिकार दिया गया है और समान रूपों से यह कर्तव्य दिया गया है, क्योंकि कहा गया है कि अधिकार नहीं तो कर्तव्य नहीं। यदि आपके पास कर्तव्य नहीं है तो कोई अधिकार भी आपका नहीं होता है। जैसे हमारा कर्तव्य है कि हम अपने देश के राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय संस्थानों या फिर सरकारी संस्थानों का सुरक्षा करना, उसका रक्षा करना, यह हमारा कर्तव्य है। तो हमारा मौलिक अधिकार भी है कि हम अपने देश में स्वतंत्र रूपों से विचलन कर सकते हैं, हम अपनी स्वतंत्र रूपों से कहीं पर भी आ जा सकते हैं। इस प्रकार से हमें अधिकार दिया गया है। हमें शिक्षा का अधिकार दिया गया है, बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने की स्वतंत्रता दी गई है, समानता का अधिकार दिया है। तो ये सारे हमारे अधिकार है। ये अधिकार तभी हमें मिलती है जब हम अपने कर्तव्यों को पालन करते हैं, तब हमें एक अधिकार भी मिलता है। अब बात आती है कि राष्ट्र के बाद अब सरकार की बात करते हैं। तो सरकार में सबसे पहले की केंद्र सरकार। सरकार कोई भी हो, कोई भी सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो। तो सरकार में यदि हम बात करते हैं तो तीन प्रकार की प्रमुख चीजों को देखने को मिलता है। पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। विधायिका क्या है? सबसे पहले जानते हैं कि विधायिका का मतलब होता है कि वैसी सभाएं, वैसे सदन जो कि किसी भी देश के लिए नियम बनाते हैं, नियम कानूनों को जब बनाते हैं तो वह जो होता है विधायिका कहलाती है। मैंने कह सकते हैं कि नियम कानून बनाने का जो कार्य करती है वो विधायिका करती है। इस नियम और कानून के दौरान जो नियम और कानून बनाया गया है उसे पालन करना,
तथा लोगों से पालन करवाना, इन दोनों का दायित्व जो होता है वह कार्यपालिका का होता है। कार्यपालिका की बात करते हैं तो कार्यपालिका वैसे लोग होते हैं, जैसे यदि केंद्र की बात करते हैं तो यूपीएससी, जिसको सिविल सर्विसेज जो कहा जाता है, भारत सरकार के अधीनस्थ, केंद्र सरकार के अधीनस्थ जितने भी कर्मचारी होते हैं उन सभी कर्मचारियों को हम कार्यपालिका कहेंगे, क्योंकि वह केंद्र के दौरान, विधायिका के दौरान बनाए गए नियमों को खुद पालन भी करती है और लोगों से पालन भी करने का आग्रह करती है, तो उसको हम कार्यपालिका कहते हैं। न्यायपालिका जो कि विधायिका और कार्यपालिका तथा इसमें इस देश में निवास करने वाली जनताओं के बीच सामंजस्य स्थापित करती है, तो वह जो होती है न्यायपालिका होती है। हमारा जो भारतीय संविधान है और न्यायपालिका स्वतंत्र रूपों से है, न्यायपालिका को किसी भागों में खंडित नहीं किया गया। न्यायपालिका जो है वह स्वतंत्र है, किसी भी इन दोनों चीजों से हटकर हमारा जो न्यायपालिका है वह बिल्कुल स्वतंत्र है, इस पर किसी का कोई अधिकार नहीं होता है। और जो संविधान जो होता है, किसी भी देश का जो हमारा जो संविधान है, इसमें व्याख्या किया गया है कि हमारे भारत के अंतर्गत ना तो संविधान से ऊपर राष्ट्रपति है, ना तो प्रधानमंत्री है, ना तो सर्वोच्च न्यायालय है, कोई भी जो है संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है। राष्ट्रपति भी जो है वो भी संविधान से नीचे है, अर्थात कह सकते हैं सबसे ऊपर है वो भारतीय संविधान है। और उस संविधान के अंतर्गत बनाए हुए नियम कानूनों के अध्ययन में सभी लोग होते हैं, चाहे वह राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, उपराष्ट्रपति हो, चाहे छोटा सा कर्मचारी हो, सभी को इसी संविधान के अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत रहना पड़ता है। अब यह जो न्यायपालिका की बात करते हैं तो न्यायपालिका जो है इसको तीन भागों में, सबसे पहले कि एससी का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जिसको कहते हैं उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, और एचसी जिसका मतलब होता है उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। और अधीनस्थ कहने का मतलब कि जो जिला में आपके अधीनस्थ जो न्यायालय है इसकी बात करते हैं। एससी सुप्रीम कोर्ट, एचसी हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, तीन प्रकार के हमारे पास है। इसके अंतर्गत बहुत सारे होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से दो प्रकार के। पूरे हमारे भारत देश में एक ही सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालयों की जो संख्या है वह एक है, और उच्च न्यायालय की यदि बात की जाए तो इसकी संख्या जो है वह 25 हो गई है। पहले जो थी वह 24 था, अब जो है उच्च न्यायालयों की जो संख्या है वो 25 हो गया है, जो कि फिलहाल जो है आंध्र प्रदेश में एक उच्च न्यायालय की स्थापना 2019 में हुआ था। 2019 में एक उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ हुआ है? एपी, आंध्र प्रदेश में। कहाँ हुआ है? आंध्र प्रदेश में हुआ। तो यहाँ पर तो इसके बाद जो है एक जो होती है अधीनस्थ न्यायालय, इसके अंतर्गत होती है। इन न्यायालयों पर किसी भी चीजों का कोई दबाव नहीं होता है, स्वतंत्र होती है अपने कार्यों के लिए। अब बात करते हैं कि विधायिका, विधायिका में होते कौन कौन है? तो विधायिका में बात करते हैं तो विधायिका में जो होते हैं राष्ट्रपति होती है, लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, और इन तीनों व्यक्तियों को मिलाकर, इन तीनों चीजों को मिलाकर एक नाम आता है संसद। संसद, सांसद नहीं, संसद। संसद के अंतर्गत तीन चीजें आती हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, इन तीनों को मिलाकर संसद होते हैं। अब बात आती है कि इन तीनों जो होते हैं नियम इत्यादि कानून बनाते हैं, कार्यपालिका इन चीजों को पालन करती है और खुद लोगों से पालन करने का आग्रह करती है, जबकि न्यायपालिका जो होती है इनमें होने वाले विवादों को सुलझाने का कार्य करती है, सामंजस्य स्थापित करने का कार्य करती है। अब इसके बाद चलते हैं कि केंद्र, अब राज्य, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। केंद्र सरकार के बीच कितनी चीजें होती है? राज्य सरकार की बात करते हैं तो राज्य सरकार जो है इसमें भी होते हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इसमें भी होती है। तो जो विधायिका की बात करते हैं तो विधायिका इसमें भी होती है, कार्यपालिका होती है, न्यायपालिका होती है। विधायिका की बात यदि राज्य के अंतर्गत, राज्य सरकार के अंतर्गत, चाहे वह कोई भी राज्य हो, हमारे पास अभी जो है 28 राज्य की बात की गई है। 28 जो राज्य हैं तो इन 28 राज्यों में जो होती है विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। अर्थात कहने का मतलब जो है कि उनके पास विधानमंडल जो होता है दो भागों में बटा हुआ है, एक विधानसभा है और दूसरा विधान परिषद है। अर्थात कहने का मतलब कि कोई ऐसे राज्य है, कोई ऐसे राज्य है जहां पर कि विधानसभा, विधान परिषद नहीं होती है, लेकिन विधानसभाएं प्रत्येक राज्यों में आपको देखने को मिलेगी, लेकिन विधान जो परिषद है वो सभी राज्यों में नहीं है। विधान परिषदों की जो संख्या है वो टोटल जो है वो 7 राज्यों में है। वो टोटल कितने हैं? 7 राज्यों में